अब बहुत ज़्यादा बाल झड़ने को भी विटामिन की कमी से कोरिलेट किया जाता है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको विटामिन बी की कमी हो सकती है, विटामिन सी की कमी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कोरिलेट किया जा रहा है बाल झड़ने की बीमारी को। तो आपका इस पे क्या मानना है कि विटामिन बाल झड़ने की बीमारी में कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? यस, आप काफ़ी सही कह रहे हैं। बहुत सारे मरीज इसी मिथ के साथ आते हैं। बट यस, बाल झड़ना, बालों को एम्पल न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, विटामिन्स का काम है बॉडी के सब फंक्शंस को ठीक से रेगुलेट करना, तो बालों को न्यूट्रिशन मिलना। तो हम बाल झड़ने वाले मरीज को एक न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट खाने की सलाह देते हैं। अगर किसी कारणवश, किसी सपोज माल एब्जॉर्प्शन है, वो खा नहीं पाते हैं या उनका एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ उसी कंडीशन में बाहर से सप्लीमेंट देने की सलाह देते हैं। कितना है, कोई डायरेक्ट हेड टू हेड ट्रायल नहीं है कि विटामिन कमी हुई तो बाल झड़ गए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट इज डेफिनेटली अच्छे बालों को रखने के लिए रिकमेंडेड है। बट सप्लीमेंट से फायदा होगा या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव नहीं किया है। तो उस ऐसे पेशेंट्स को हम अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्लूड करने के लिए, अगर वो नहीं ले रहे हैं, टाइमली डाइट लेने के लिए एक अच्छे संतुलन आहार की सलाह देते हैं। मिड एज के लोगों को बहुत ज़्यादा ये सलाह दी जाती है कि आप मल्टीविटामिन लीजिए, तो खुद से मल्टीविटामिन लेना उनके लिए कितना सेफ और कितना खतरनाक है? आई थिंक इस डिस्कशन के बाद काफी लोग समझ गए होंगे कि एक अगर मिड एज में गए हैं तो एक रूटीन चेकअप एनीवेज इज रिकमेंडेड। हम ये रिकमेंड करेंगे कि एक रूटीन बेसिक चेकअप इज रिक्वायर्ड। और आजकल क्योंकि ये डेफिशिएंसीज इतनी कॉमन हो रही हैं, चाहे उसके कारण बहुत अच्छी और जो हमारा सब्जियां, फ्रूट जो हमें मिलते हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं, चाहे वो कारण हो कि हम इतना संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि वो अपने रूटीन चेकअप्स के साथ साथ ये विटामिन्स भी चेक कराएं। अगर कोई उन्हें सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, और अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो बेवजह विटामिन्स ना लें तो अच्छा रहेगा। चेक करा के, अपना बेसिक चेकअप करा के, अगर रिकमेंडेड है तो जरूर लें, और अगर उसकी रिप्लेसमेंट नहीं, जो एक्चुअल सब्स्टिट्यूट जो हमें पहले खाने पे ध्यान देना है, उस खाने को और संतुलित और बैलेंस बना के चलें तो शायद उन्हें विटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो लोग एक्सेस में विटामिन सोर्स ले लेते हैं कैप्सूल के थ्रू या डिफरेंट जो भी सोर्सेज हैं, तो उससे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि अब ये विटामिन्स ने ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया है? सो एक अच्छी बात तो ये है कि जो विटामिन B12 एंड C, दे आर वाटर सॉल्युबल। आपने एक्सेस लिया, यूरिन किससे निकल गया, तो हमें ज़्यादा हाइपर विटामिनोसिस देखने को नहीं मिलता है। बट जो फैट सॉल्युबल हैं विटामिन, जैसे विटामिन D और विटामिन A, इनके हमें टॉक्सिसिटी लेवल्स देखने को मिलते हैं। विटामिन A, हाइपर विटामिनोसिस A इज वेरी डेंजरस, स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें हम बहुत एक्सेस में विटामिन नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट्स, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बट हाइपर विटामिनोसिस में अगेन एज सच हमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट क्योंकि हम इस फैक्ट को जानते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले बहुत एक्सेस ऑफ विटामिन नहीं देने चाहिए। विटामिन A स्पेशली। विटामिन D, जैसा कि मैंने पहले बताया, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एक्सेस लेने से कैल्शियम के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, उससे हमें बहुत प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें विटामिन D एक्सेस सोचना चाहिए ऐसे सिम्टम्स आए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि संतुलित आहार से आप अपने शरीर में विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। किसी वजह से आप विटामिन ले भी रहे हैं, आपको चिड़चिड़ाहट जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन की मात्रा अधिक हो चुकी है। लिहाजा संतुलित आहार लीजिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मल्टीविटामिन या विटामिन, किसी भी तरीके के विटामिन का सेवन ना कीजिए। डॉक्टर मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद जी डिजिटल को इतना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।